हेलो नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यार ये जो बैंक्स होती हैं वो आपसे पैसा किस तरीके से कमाती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में कब आता है, हम पहले वो समझते हैं। देखो क्या होता है ना, कई बार जैसे हम लोग सुनते हैं कि यार जो बैंक्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनकी सैलरी बहुत बढ़िया होती है, यार बैंक में जॉब लग गई तो लाइफ सेट। या फिर अगर आप लोग मेरी तरह एक कॉमर्स स्टूडेंट और साथ में बैक बेंचर भी हैं, आप लोगों को एक ताना जरूर सुनने को मिलता है, बेटा थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, एक छोटी मोटी जॉब लग जाएगी बैंक में। सरकारी तो छोड़ो, तुमको सरकारी तो जॉब मिलनी ही नहीं है बैंक में, कम से कम छोटे मोटे कोई से प्राइवेट बैंक में जॉब मिल ही जाएगी। हम सोचते हैं यार क्या, अरे यार भाई जब बैंक में इतनी अच्छी सैलरीज हैं तो यार ये पैसे एक्चुअली बैंक कमाती कैसे? क्योंकि कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन पैसे कमाएगी तभी तो उनके एम्प्लॉयज़ को देगी। हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यार बैंक पैसा कैसे कमाती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि सवाल आता है, जल्दी बोल, कल तुम्हें पनवेल निकलना है। अब आपने सोचा होगा कि सवाल के बाद आप लोग YouTube वगैरह पे आते हैं या फिर आप लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, तो आज आपको ये जानने को मिल जाएगा यार ये जो बैंक्स होती हैं उन लोगों से पैसा कैसे कमाती हैं। तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें करनी है वीडियो शुरू करने से पहले। पहली चीज़ ये कि वीडियो को लाइक करनी है। लाइक करने से ये होता है कि भाई जितनी ज़्यादा लाइक करोगे उतने ज़्यादा लोगों को वीडियो सजेस्ट होगी। लाइक एंड कमेंट दोनों चीज़ें करनी है। बढ़िया सा कमेंट कर दो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि भाई कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, तो इस तरीके की और वीडियोस बनाएंगे अपन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बैंक का बिजनेस मॉडल। तो मेरा नाम है मनीष है ना, आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जो बैंक्स है ना वो मोस्टली 3 तरीके से पैसे कमाती है। अब 3 तरीके में वो सारे तरीके आ जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहला तरीका होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम होता है, जो सेकंड तरीका होता है वो फी बेस्ड इनकम होता है, और जो थर्ड तरीका होता है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड इनकम होता है। अब तीनों तरीके हम लोग समझेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम सबसे पहले समझेंगे इंटरेस्ट बेस्ड इनकम को। अब इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है क्या, चलो समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूँ, बैंक का नाम है मनीष फॉर यू, ठीक है। अब पर्सन ए ने आके मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं, वो करवा दी 1 लाख रुपए की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं, एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसा मैंने आपको समझाया। अब ये मत बोलने लग जाना मनीष फॉर यू कोई बैंक भी है क्या, तो ऐसा नहीं है। तो हम समझते हैं पर्सन ए ने मेरे बैंक में एफडी करवाई 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए में मैं उसको 1 साल का जो परसेंटेज दूंगा, जो ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, वो होगा 5% का, या फिर कम भी हो सकता है, कोई बैंक ज्यादा भी देती है। फॉर एग्जाम्पल अब मनीष फॉर यू का बैंक है तो मैं 5% दे रहा हूँ, ठीक है। 5% में दे रहा हूँ उस वाले पर्सन को। अब वो 1 साल तक वो पैसे नहीं निकाल सकता। अगर वो निकालेगा, क्योंकि वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर 1 साल की अगर आपने एफडी कराई और उससे पहले अगर आप लोग पैसे निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो 1 साल तक वो पैसा मेरे पास आ गया। अब 1 साल तक मैं कुछ भी करूँ उसका आप टेंशन नहीं है, बस मेरे को 1 साल बाद उस पर्सन को 1,05,000 रुपये देने हैं, क्योंकि हम लोग 5% जैसा कि हम लोग देने वाले हैं, हमारा जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 5% का था। अब लेकिन पर्सन बी आता है मेरे पास, मनीष फॉर यू बैंक में आता है और बोलता है कि मेरे को होम लोन चाहिए 1 लाख रुपए का। वैसे ज़्यादा चाहिए, ये मत बोलने लग जाना 1 लाख में कौन सा घर बनता है, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। 1 लाख रुपए का ये सामने वाला पर्सन होम लोन लेने आया, चलो कार लोन ही लेने आया, उसकी 5 लाख की कार है, उसके पास 4 लाख है, लेकिन उसको 1 लाख का लोन चाहिए। अब मैं उसको लोन दूंगा 10% में, है ना, 10% में दे दिया मैंने उसको लोन, लेकिन हम लोगों की अवधि थी 1 साल की। अब 1 साल में मैं एग्जाम्पल उससे कितने काउंट करूंगा, पर्सन ए को मेरे को देना है 5%, लेकिन मैं पर्सन बी से कमा रहा हूँ 10%। तो कुल मिला के अब मैं जो पर्सन बी है उससे मेरे को 10,000 रुपये 1 साल में मिल जाएंगे। अब 10,000 में से मेरे को सिंपली क्या करना है, पर्सन ए को 5,000 देना है। मेरा सिंपल प्रॉफिट क्या हो गया, 5,000 का। तो आप ये सोच रहे हो यार 1 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं होता। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में ना बैंक्स की एक ब्रांचेस होती है, कहीं कहीं ज़्यादा भी होती है, जैसे हम लोगों को पता है। अब जैसे समझते हैं कि मेरा जो मध्य प्रदेश है उसमें 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर 52 डिस्ट्रिक्ट में 52 ब्रांचेस हैं और एक ब्रांचेस में 10-10 हज़ार अकाउंट है, कितने हो गए टोटल अकाउंट्स जो हो गए, वो 5,20,000 अकाउंट्स हो गए। अब सोचो 5,20,000 अकाउंट्स में से कितने ज़्यादा लोग जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बैंक्स में जाते हैं, क्योंकि उनको एक सेफ ऑप्शन लगता है कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए मैं जमा कर देता हूँ, 5,000 रुपये मेरे को पर साल मिल जाएंगे और क्या एफडी करा देता हूँ मैं, तो ऐसा सोचते हैं। और कई लोगों को ज़रूरत होती है कि किसी को होम लोन लेना, किसी को कार लोन लेना, कोई को अलग अलग टाइप के लोन्स लेना है, तो ऑब्वियसली यार भाई लेना ही पड़ते हैं, लोन बिना काम होगा नहीं। और कई लोग तो बिजनेस लोन लेते हैं, बिजनेस लोन में भी अलग अलग ज़्यादा मतलब परसेंटेज लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इंटरेस्ट वाइज इनकम बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम होता है इंडिया में अगर बैंक्स का देखे जाए, क्योंकि बैंक्स जो मोस्टली मेन तरीका होता है ना, अगर आप लोग बोलोगे अर्निंग का, तो वो होता है इंटरेस्ट वाइज इनकम। क्योंकि सिंपल ये तरीका आपने आसपास देखा होगा, कई लोग ब्याज पे पैसे देते हैं फिर परसेंट में लेते हैं, तो ये सिंपल तरीका तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग दूसरा तरीका समझते हैं जो होता है फी बेस्ड इनकम। देखो जो फी बेस्ड इनकम होती है ना, उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग चार्जेस काटते हैं बैंक्स वाले।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ, SMS चार्ज। अब SMS चार्ज क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। SMS चार्ज क्या होता है, जैसे आप लोग ना कभी कभार पैसे निकालते होंगे, मतलब बहुत सारे लोग तो रोज ही निकालते होंगे, कई लोग महीने में निकालते होंगे, जब सैलरी आती होगी तो निकालते, तो हम लोगों को मैसेज आता है, ठीक है, अपने मोबाइल पे, या फिर कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो मैसेज वगैरह करते हैं बैंक्स वाले। तो ये जो इसका ना जो बैंक्स होती हैं वो फीस लेती हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है मोस्टली बैंक्स लेती होंगी, कुछ ऐसी बैंक्स होगी जो ना भी लेती हों, लेकिन मोस्टली बैंक्स लेती हैं। अब ये चार्ज फॉर एग्जांपल देखो, मेरे को फिक्स तो नहीं पता कि कौन सी बैंक कितना लेती है, और अगर मैं 2-3 बैंक का पता भी कर लूँ, ब्रांच में जाके पूछ लूँ कितना चार्ज लगता है, आप बोलोगे नहीं यार मेरे बैंक में इतना लगता है। तो एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें समझ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भाई 10 लगता है 20 लगता है, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि सिर्फ 1 साल का 10 रुपये लेती है कोई भी बैंक SMS फीस का चार्ज। अब 10 रुपये लेती है, वो पर पर्सन 10 रुपये ले रही है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका एक ब्रांच है और एक ब्रांच में 10,000 अकाउंट्स है, तो अब आप ही जोड़ लो यार कितने ज़्यादा हो गए। अगर अपन टोटल मतलब पूरे मध्य प्रदेश में उनकी 52 ब्रांचेस हैं, 52 ब्रांचेस में 10-10 अकाउंट है, तो टोटल ब्रांचेस कितनी हो गई, 5,20,000। अब 5,20,000 रुपये में से वो 10-10 रुपये भी SMS फीस लेते हैं, तो 52 लाख रुपये हो जाते हैं। Oh my God! ठीक है, अभी आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि अगर 10 रुपये भी वो ले रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो अर्न करते हैं। अब देखो कई बैंक्स होती हैं उनकी और भी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और भी ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सा पर्सन ही नहीं है अपने इंडिया में कि जिसका अकाउंट ना हो। अब तो जो भैया मतलब कि सबको स्कॉलरशिप के लिए जल्दी खुलवाना पड़ता है, वैसे तो ये सब अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि SMS बेस्ड इनकम। अब सेकंड होती है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फीस वाली। अब देखो इनमें भी 2-3 फीस होती है। देखो क्या होता है, ईयरली जो होता है ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो फीस वो कटती है, क्योंकि जो आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उसके ऊपर वो चार्जेस लगाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक बैंक में अकाउंट था, उसका 200 रुपये कट गया। मैंने सोचा भाई 200 रुपये क्यों कटे, क्योंकि ना मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को ना मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मजा आता है। फिर मैंने पता करा तो फिर मेरे को पता लगा बैंक वालों से कि ये क्या होता है कि ईयरली जो होता है ना अलग अलग बैंक्स अलग अलग चार्ज करती हैं। आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो फीस होती है वो उतना चार्ज करते हैं हर साल। अब आप ही लगा लो, जैसा मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाला एग्जांपल दिया था, 10 रुपये में तो वो इतना कमा रहे थे, अब 200 रुपये काटेंगे हर साल तो कितना ही कमाएंगे। अब तीसरी चीज़ होती है चेकबुक वगैरह की। चेकबुक या आप चेकबुक इशू करवाते हैं, तो जो मैंने एक बार चेकबुक इशू करवाई थी तो 200 रुपये लगे थे। अब वो भी आप जोड़ सकते हैं कितना ज़्यादा हो जाता है। फिर फोर्थ चीज़ आ जाती है फी बेस्ड इनकम का बता रहा हूँ, आप इसमें मत जोड़ लेना कि 4 तरीके होते हैं। फी बेस्ड इनकम में सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद होता है DD प्रोसेसिंग का, जिसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट करके क्या होता है, उसमें भी कई चार्जेस अलग अलग लगते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना एक मिनिमम बैलेंस वाला, कि अगर आप लोग मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे ना तो उसका भी वो लोग चार्ज काटते हैं। तो उनको चार्जेस, उनको मतलब ये रहता है कि चार्ज काटो बढ़िया बढ़िया और पैसे कमाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एक बैंक करती है, सभी बैंक के रूल्स होते हैं। अगर आप लोग मिनिमम, जैसे अगर आप लोगों का मिनिमम अमाउंट है 1,000 रुपये 2,000 रुपये जितना भी होगा, अगर उससे कम अगर आप लोग जाएंगे तो आपका होगा कि चार्जेस कटेंगे। और एक और होता है कि यार एक लिमिट वाला होता है, जो मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार। अगर आप लोग जैसे कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके अगर आप लोग ATM यूज़ करेंगे 3 बार से ज़्यादा ना, तो उसमें भी वो लोग चार्ज काट लेते हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो चौथी बार वो फिर अलग अलग चार्जेस काटते हैं, फिर 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये ऐसे काट लेते हैं। मेरे कटे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और ऐसा होता है कि जैसे अगर आप लोगों का ATM वगैरह खो गया ना, तो पर्सनली ये मेरे साथ घटना घटित हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि मेरा एक बार गलती से मैंने ATM खो दिया था, और फिर मैंने जब नया ATM रिन्यू करवाया तो उन्होंने काटे 600 रुपये। अब वो बैंक भी बहुत अच्छी बैंक है, अब क्या बोलें उसके बारे में। 600 रुपये उन्होंने काट लिए बैंक में से ही, मतलब उड़ा दिए 600 रुपये। वही नहीं यार, इनके चार्जेस होते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ये चार्जेस होते हैं, तो आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार इतने चार्जेस होते हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे। और एक और चार्ज लगता है जैसे चेक बाउंस वगैरह अगर आपका हो गया तो उसमें भी वो कुछ चार्जेस काटते हैं। तो यही देखो यार, मैंने इतने सारे तरीके बता दिए। अब इसमें और भी उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं काटने वाटने के, पैसे काटने के, मतलब जो भी है। तो जो लोग बिजनेस वगैरह में होते हैं ना, वो लोग तो बहुत सारे बैंक्स को चार्जेस देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सारे चार्जेस बताए, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन वगैरह इतने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बैंक, सोचो अपन तो नॉर्मल पर्सन है, अपना इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जितने उनके ज़्यादा अकाउंट्स में होते हैं, जिनके चेक वगैरह बाउंस हो जाते हैं, तो कितना ज़्यादा अर्न करती है बैंक। हम लोग सोचते हैं कि यार सारा, कुछ लोगों को जैसा पता हो तो कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ इंटरेस्ट वाइज इनकम से कमाती है, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम से कमाती है, लेकिन फी बेस में ही कितने सारे मैंने आपको बता दिए, और भी होंगे इनमें, ठीक है। ये तो दूसरा तरीका हो गया। एंड थर्ड तरीका समझते हैं हम लोग, वो होता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड इनकम। अब देखो यार, मेरे को इंडिया का तो नहीं पता कि यार इंडिया में ये वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, यानी जो एक होता है, देखो जो बाहर के बैंक्स हैं ना, वो क्या करते हैं, जो उनके टॉप क्लाइंट्स होते हैं उनसे पूछ कर, या फिर उनका कुछ एग्रीमेंट होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उनके जो ज़्यादा पैसे होते हैं ना, उनको अलग अलग जो सेफ्टी फंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा हाई रिस्क वाले में इन्वेस्ट नहीं करते, जो लो रिस्क वाले होते हैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, जो बैंक्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट होती है
वो लोग क्या करते हैं, नई ब्रांच खोलने में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल, अगर उनकी जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस खुलेगी, उनके पास उतने ज़्यादा अकाउंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा अकाउंट्स आएंगे उतने ज़्यादा पैसे जमा होंगे, उतने ही ज़्यादा लोन लेंगे और उतने ही ज़्यादा वो सारी फी बेस्ड इनकम से कमाएंगे। तो यार वो लोग इंडियन बैंक जो है वो नई नई ब्रांचेस खोलने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर जैसे उनकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर उनकी बैंक की ब्रांच नहीं है तो वो ओपन करते हैं नई ब्रांच, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से मेनली जो 3 तरीके होते हैं बैंक्स के पैसे कमाने के, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। अगर कोई भी ऐसा तरीका जो आपको पता हो और इस वीडियो में मैंने ना बताया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो उससे ये होगा कि यार सबको पता लग जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस्ड हो गई होगी तो कमेंट में जाके लोग पढ़ लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टाइप की और वीडियोस बनाऊं जो कि इंस्टाग्राम से ऑफ टॉपिक हो, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो मुझे भी मज़ा आता है यार इस टाइप की वीडियोस बनाने में, लेकिन व्यूज़ ही नहीं आते तो मैं इस वजह से नहीं आता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो डालूं तो आप मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।